वो रिस्क कौन कौन से कारणों से होता है, तो ये 1 साल के बाद की बात है कि ट्रांसप्लांट करने के बाद शुरू का रिस्क हमने देखा। बाद का जो रिस्क है ये इसमें दिखा रहा है कि ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांट में लगभग 70% केसेस में बाद का जो रिस्क है वो ट्रांसप्लांट के कारण नहीं है, पर रोग रेजिस्टेंट हो और वापिस आ जाए उसके कारण। उसी तरह एलोजेनिक ट्रांसप्लांट में भी लगभग 50% केस में रोग वापिस आने के कारण रिस्क होने की संभावना जो है वो ज्यादा है, क्योंकि सारे लोग इससे क्योर नहीं हो सकते, बहुत सारे हो जाते हैं, पर जिनको नहीं होता है उसमें फिर ये 50% में ये वापिस आ सकता है। बाकी लोगों में ये और इन्फेक्शन, GVHD वगैरह कुछ और रिस्क होते हैं ट्रांसप्लांट के। कुल मिला के फिर भी ट्रांसप्लांट की सेफ्टी काफी इंप्रूव हो रही है, और आप जैसे देख सकते हैं कि ये 1997 से लेके अब तक ट्रांसप्लांट की सेफ्टी स्टेडीली इंप्रूव हो रही है, और 1 साल के बाद भी पेशेंट अलाइव और वेल होने की जो संभावना है वो 40% के लेके 60%, और कुछ केसेस में ये और भी बेहतर है, ऑलमोस्ट 70-80% तक है। तो ये आगे जो हमने रिस्क बताए वो सब देखते हुए भी ट्रांसप्लांट की सेफ्टी फिर भी काफी बढ़ी हुई है। और जैसे आप देख सकते हैं कि जितनी उम्र ज्यादा है उतने रिस्क ज्यादा है, और जिनकी उम्र बहुत कम है जैसे बच्चों में या यंग लोगों में लेस देन 50 ईयर में ये मैक्सिमम है, 70-80% तक है। हमारा जो ट्रांसप्लांट प्रोग्राम है उसमें जून 2007 से ये ट्रांसप्लांट प्रोग्राम शुरू हुआ अपोलो हॉस्पिटल में। 7 साल में 81 ट्रांसप्लांट हुए हैं, 81, और उसमें 3 साल की उम्र से लेके 66 ईयर तक की एज के ट्रांसप्लांट किए गए हैं। उसमें 24 एलोजेनिक और 57 ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांट हुए हैं। उसमें से ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांट में 100% पेशेंट्स डिस्चार्ज हुए हैं, और 3 महीने तक का सक्सेस रेट देखें तो 98%। सिमिलरली एलोजेनिक ट्रांसप्लांट में जो है 100 डेज तक का सक्सेस रेट देखें तो 87% है, और 1 साल का देखें तो 55%। तो ये आप देख सकते हैं कि अब इंडिया में भी ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के रिजल्ट अब संभव हैं, और ज्यादातर केस में, ज्यादातर रोग में ये ऑलमोस्ट कंपेरेबल है। उसके अलावा हमारे ट्रांसप्लांट प्रोग्राम में जो सगे भाई बहन के अलावा जो रजिस्ट्री से मैच्ड अनरिलेटेड डोनर लेके बाहर के, फैमिली के बाहर का स्टेम सेल्स लेके ट्रांसप्लांट करना, या फैमिली में से आधा मैच 50% मैच 3/6 करके ट्रांसप्लांट करना, ये भी अब शुरू हो गया है। हमने जिन रोगों के लिए ट्रांसप्लांट किया है अब तक, ये ऑलमोस्ट अमेरिका के जो नंबर्स थे उसी प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन है। सबसे ज्यादा है मल्टीपल माइलोमा, फिर नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा, हॉजकिंस लिम्फोमा, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया, क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया, थैलेसीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकेमिया, माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम और न्यूरोब्लास्टोमा। ये अपोलो हॉस्पिटल अहमदाबाद का पिक्चर है। यहाँ पर 2007 से कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर है और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है अपोलो, जहाँ पे सारी सर्विसेज एक ही जगह पे उपलब्ध हैं, और NABH एक एक्रेडिटेड हॉस्पिटल है। स्टेम सेल ट्रांसप्लांट डिपार्टमेंट, हिमेटो ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट, खून के रोगों के डिपार्टमेंट और सारे कैंसर्स के डिपार्टमेंट यहाँ पर हैं। रेडिएशन ऑन्कोलॉजी की यूनिट है, सर्जरी के लिए अलग अलग एरिया के स्पेशलिस्ट अलग हैं,
जैसे हेड एंड नेक कैंसर के अलग स्पेशलिस्ट हैं, गायनेक के अलग हैं, ब्रेस्ट के अलग हैं, इस तरह अलग अलग कैंसर्स के भी अलग अलग स्पेशलिस्ट हैं। वार्ड में भी सेपरेट स्पेशल वार्ड्स हैं। सॉलिड ट्यूमर्स के लिए 13 बेड का अलग वार्ड है। हिमेटो ऑन्कोलॉजी जो ब्लड कैंसर्स हैं उसके लिए 14 बेड का अलग वार्ड है। ट्रांसप्लांट के लिए 6 बेड का है और उसमें सारी सुविधाएं, हिपा फिल्टर, पॉजिटिव प्रेशर, वेंटिलेशन वगैरह है। और स्टाफ भी जो है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट फैसिलिटी ये है कि अलग अलग जगह के लिए अलग अलग स्टाफ है। ये सिर्फ कैंसर पेशेंट्स या ट्रांसप्लांट पेशेंट देखते हैं। ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स जो हैं वही ट्रांसप्लांट का जो स्टाफ है वही ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स को देखते हैं और कोई ट्रांसप्लांट पेशेंट्स को नहीं केयर करते हैं। ये यूनिट के कुछ पिक्चर्स हैं स्टेम सेल ट्रांसप्लांट यूनिट के। हॉस्पिटल ने इस तरह ध्यान रखा है कि पेशेंट को लंबे टाइम रहना है तो रूम जो है वो प्लेजेंट हो, लंबा टाइम रहने की व्यवस्था उसमें हो और पेशेंट को कम से कम ऐसा लगे कि वो हॉस्पिटल में रह रहे हैं। और इसी तरह पूरा ये सारे वार्ड बनाए गए हैं। क्योंकि पेशेंट के काउंट कम होते हैं तो रिलेटिव्स अंदर मिलने नहीं जा सकते, इसके लिए बाहर से वो पेशेंट को देख सके और उनसे बात कर सके, उस प्रकार की व्यवस्था की गई है। तो रिलेटिव विजिटर्स जो हैं वो विजिटिंग एरिया में से ही पेशेंट को देख सकते हैं और बात कर सकते हैं और पेशेंट भी सामने उनको देख सकते हैं और बात कर सकते हैं। ये जैसे अपने ट्रांसप्लांट और ओवरऑल कैंसर ट्रीटमेंट इंडिया में बहुत इम्प्रूव हो रहे हैं और अपने जो कॉस्ट है वो बाकी यूरोप अमेरिका की कंपैरिजन में बहुत कम होने के कारण अब इंटरनेशनल पेशेंट्स भी रेगुलरली इंडिया में ट्रीटमेंट करवाने आते हैं। जैसे ये पेशेंट थे हमारे अफ्रीका से आए थे ट्रांसप्लांट करवाने, उनकी ये ट्रांसप्लांट के बाद डिस्चार्ज जब हो रहे हैं तब की फोटो है। मैं फिर से एक बार याद करवाना चाहूंगा कि ट्रांसप्लांट सबके लिए नहीं है, ये उन्हीं के लिए है जिनका रोग ट्रांसप्लांट के बिना ठीक होने की संभावना बहुत कम है या नहीं है। ऐसे ही पेशेंट के लिए ट्रांसप्लांट किया जाना चाहिए। पेशेंट सिलेक्शन भी इम्पोर्टेंट है। पेशेंट को ये समझना जरूरी है कि इसमें खास करके एलोजेनिक ट्रांसप्लांट में उनको भी बहुत मेहनत करनी रहेगी, उनको काफी दवाइयां लेनी पड़ेगी, ब्लड टेस्ट होंगे, मिनिमम 3 महीना 2 से 3 महीना हॉस्पिटल के नजदीक में रहना पड़ेगा, बाद में भी लंबे टाइम तक टैबलेट लेनी पड़ सकती है। तो ये एलोजेनिक ट्रांसप्लांट में फॉलो अप इम्पोर्टेंट है और ये सब समझकर ही फैमिली और पेशेंट को ट्रांसप्लांट में जाना चाहिए। जितनी उम्र ज्यादा है, जितना रोग ज्यादा है, उतने कॉम्प्लिकेशन रिस्क बढ़ते हैं। तो ये कंपैरिजन करना इतना संभव नहीं है। कई बार लोग कंपेयर करते हैं कि उनके तो ठीक हो गया था या उनको कोई तकलीफ नहीं हुई थी। तो ये उम्र, रोग और बीमारी वो सब के ऊपर भी डिपेंडेंट है। ट्रांसप्लांट की फील्ड में नया क्या है? हॉस्पिटल की फैसिलिटीज बढ़ रही हैं, सपोर्टिव केयर की दवाइयां बढ़ रही हैं, टीम ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो रही हैं, ज्यादा एक्सपर्ट लोग ट्रांसप्लांट अब कर रहे हैं। तो इन सब के कारण ये पहले जिनको ट्रांसप्लांट के लिए नहीं लिया जा सकता था, ऐसे और बीमार लोगों को भी अब ट्रांसप्लांट ऑफर कर सकते हैं। तो वर्ल्ड वाइड जो है उम्र भी बढ़ी है। पहले ये था कि 40-50 साल के बाद ट्रांसप्लांट कोई करते नहीं थे, फिर धीरे धीरे उम्र बढ़ती जा रही है। अब 70 इयर्स की एज के ऊपर भी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, 1 साल की उम्र के नीचे भी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। सो ये बहुत सारी फैसिलिटीज वगैरह इंप्रूव होने के कारण अब कई और पेशेंट ट्रांसप्लांट का फायदा ले सकते हैं। दवाइयां बदल रही हैं, जो कि पहले जो बहुत हेवी डोज कीमोथेरेपी थी वो कुछ केसेस में उसमें इम्प्रूवमेंट है। पहले के ट्रांसप्लांट में रेडिएशन हमेशा देना पड़ता था पूरे शरीर को, तो अब कई सारे ऐसे मेडिसिन हैं
जिनके कारण रेडिएशन दिए बिना ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। HLA टाइपिंग में बहुत सुधार है, और ये जो अपने हैप्लोटाइपिंग और कॉर्ड एक और बड़े एडवांस हैं, जिसका हमने पहले ब्रीफली बात की थी। 3/6 मैच माने 50% मैच से भी ट्रांसप्लांट जब कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि अब ऑलमोस्ट एवरी पेशेंट के लिए फैमिली में से मैच मिलने की संभावना अब बढ़ गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि अब सारे लोगों को ट्रांसप्लांट करना है। आगे जैसे बात हुई, ट्रांसप्लांट सबके लिए नहीं है, और ये हैप्लो आइडेंटिकल ट्रांसप्लांट और भी डिफिकल्ट ट्रांसप्लांट है, तो इसमें और भी पेशेंट सिलेक्शन इम्पोर्टेंट है, ध्यान और भी रखना होता है। जितनी उम्र छोटी है उतनी टॉलरेट ट्रांसप्लांट करने की संभावना बेहतर है। कुछ देशों में ये ओल्डर पेशेंट में भी कम डोज कीमोथेरेपी दे के कर रहे हैं, तो हो सकता है धीरे धीरे ये सब एडवांसेस इंडिया में भी अवेलेबल हो जाएंगे। और इसका कारण है कि बहुत ही बढ़िया संशोधन जो किया गया जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में। तो जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने देखा कि ट्रांसप्लांट के बाद 2 डोज कीमोथेरेपी का देने से ये हाफ मैच वाले पेशेंट में भी रिएक्शन बहुत ही कम हो रहे हैं। तो ये संशोधन के कारण आज हैप्लो आइडेंटिकल ट्रांसप्लांट दुनिया भर में बहुत ही मायने में होने लगा है। फिर से एक बार जो मुख्य रोग हैं जिसमें ट्रांसप्लांट कर सकते हैं वो हम देख लेते हैं। तो मल्टीपल माइलोमा, जिसमें वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ट्रांसप्लांट होते हैं, सिर्फ अमेरिका में 5000 नहीं, एक्चुअली 7000 तक ट्रांसप्लांट होते हैं। तो ये फर्स्ट नंबर 1 इंडिकेशन है, और इसमें ये शुरू की ट्रीटमेंट से ही ट्रांसप्लांट किया जाता है, ना कि रिलैप्स होने के बाद। रिलैप्स होने के बाद भी हो सकता है, पर ये नंबर बहुत ज्यादा होने का कारण ये है कि मल्टीपल माइलोमा के सारे पेशेंट को निदान के टाइम से ही ट्रांसप्लांट ऑफर किया जा सकता है, और शुरू के 3 या 6 महीने तक और कीमोथेरेपी देके उनको ट्रांसप्लांट में लिया जा सकता है। नॉन हॉजकिंस और हॉजकिंस लिम्फोमा, जिनको रिलैप्स हुआ है, वापिस आ गया है रोग, उनके लिए ट्रांसप्लांट के अलावा और कोई कीमोथेरेपी से लंबा फायदा होने की संभावना बहुत कम होती है। इसलिए ऐसे पेशेंट्स के लिए ये स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट मानी जाती है। तो फिर से एक बार ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांट का लिस्ट जो हमने पहले बात की, उसमें मल्टीपल माइलोमा वो एकदम स्टैंडर्ड ऑप्शन जिसके लिए ट्रांसप्लांट है। कुछ नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा जिसमें रिलैप्स हुआ है, या कुछ केसेस में अपफ्रंट, मतलब पहले से अगर बहुत डिफिकल्ट डिसीज है, जिनकी संभावना वैसे ही बहुत हाई लग रही है कि ये तो वापस आ ही जाएगा, तो ऐसे में भी ट्रांसप्लांट पहले से कर सकते हैं। और इसी तरह हॉजकिंस लिम्फोमा में एलोजेनिक एक्यूट ल्यूकेमिया, खास करके एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया में 3 प्रकार के कैटेगरीज होते हैं: स्टैंडर्ड रिस्क या लो रिस्क, हाई रिस्क और मीडियम रिस्क। तो उसमें जो मीडियम या इंटरमीडिएट रिस्क है और जो हाई रिस्क है, ऐसे रोगों में ट्रांसप्लांट बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इनके रोग वापिस आने की संभावना इतनी ज्यादा है कि उसमें वेट नहीं करना चाहिए कि जब रिलैप्स होता है तब फिर से बहुत कीमोथेरेपी दें, मेहनत करें, बीमार है, बहुत दर्दी, ऐसे टाइम पे ट्रांसप्लांट करने के बजाय जब शुरू से ट्रांसप्लांट होता है तो इसके लॉन्ग टर्म रिजल्ट की और इवन शॉर्ट टर्म सेफ्टी की संभावना काफी बेहतर हो जाती है। जिनको FLT3 नाम का मॉलिक्यूलर टेस्ट एबनॉर्मल है, तो ये ऐसी एक टेस्ट है जो कि ऑलमोस्ट गारंटी है कि ये लोगों को ल्यूकेमिया वापिस आ ही जाएगा। तो ऐसे रोगों में ट्रांसप्लांट पहले से ऑफर किया जाता है। जिनको ल्यूकेमिया वापिस आया है, ऐसे पेशेंट्स में ट्रांसप्लांट के अलावा
और कोई चांस नहीं है जिससे उनको लंबा समय कंट्रोल मिले या क्योर हो सके। अगर वापस कीमोथेरेपी देते हैं तो भी जनरली 1-2 साल में ये वापस आ ही जाता है। सिर्फ ट्रांसप्लांट से लंबे टाइम तक कंट्रोल या क्योर होने की संभावना बनती है। सेम वे एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकेमिया में भी ऐसे कुछ टेस्ट हैं जिससे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इनको ट्रांसप्लांट पहले करना चाहिए। तो एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया और लिम्फोमा, एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकेमिया में इट इज पार्ट ऑफ इनिशियल थेरापी। शुरू से ही इसके बारे में सोचना चाहिए अगर ऐसे कुछ खराब इंडिकेशंस हैं तो। एप्लास्टिक एनीमिया, जो भी पेशेंट्स को बहुत ही सीवियर एप्लास्टिक एनीमिया है जिनके न्यूट्रोफिल काउंट 200 से कम है, ये न्यूट्रोफिल माने व्हाइट सेल के एक पार्ट है, जो अगर 200 से कम है तो इन्फेक्शन का रिस्क इतना ज्यादा है कि ये पेशेंट्स ज्यादातर केस में 1 से 2 महीने के अंदर, निदान के बाद 1 से 2 महीने के अंदर ही इन्फेक्शन से उनकी मृत्यु होने की संभावना रहती है। तो ऐसे पेशेंट के लिए ट्रांसप्लांट एकदम स्टैंडर्ड ऑफ केयर है, और अगर उसमें भी अगर घर में से ही मैचिंग मिल जाए तो रिजल्ट्स बहुत ही बढ़िया होते हैं। इनफैक्ट अभी ऐसे संशोधन हैं कि ये मैच्ड अनरिलेटेड डोनर रजिस्ट्री में से भी अगर ट्रांसप्लांट करते हैं तो भी 70% से ज्यादा इसका सक्सेस रेट है, जो बहुत ही बढ़िया है। इसी प्रकार जिनके प्लेटलेट बहुत कम है, 10,000 से नीचे, जिनको हेमरेज होने का रिस्क रहता है, उनके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है। थैलेसीमिया मेजर, जैसे हमने आगे देखा, एक ऐसी बीमारी है कि जिसमें लाइफ लॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है और उसके अलावा और कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ये पेशेंट्स को भी ट्रांसप्लांट करने से इनको हमेशा के लिए क्योर करने की संभावना बहुत अच्छी है। जैसे 5 साल की उम्र से कम में अगर सगे भाई बहन का मैच मिलता है और ट्रांसप्लांट होता है तो 80% केसेस में इसमें सक्सेस है और बच्चे को हमेशा के लिए ट्रांसफ्यूजन फ्री किया जा सकता है। 5 से 10 साल की उम्र में करते हैं तो ये सक्सेस रेट कम होके 80% से लगभग 60% हो जाता है। जैसे उम्र बढ़ती है तो ये इसके सक्सेस रेट कम होते जाते हैं। कुछ फैमिली में बहुत ही अच्छी तरह ध्यान रखा जाता है बच्चों का, और उनके फेरिटिन वगैरह बहुत बढ़िया कंट्रोल करते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के आसपास उनके जो ध्यान रखना होता है फैमिली को, वो बहुत अच्छी तरह किया जाता है। तो 10 साल की उम्र के बाद भी ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। जैसे हमारे एक पेशेंट थे 13 साल के, 13 ईयर ओल्ड गर्ल, जिनका हमने ट्रांसप्लांट किया, आज 1 साल से ऊपर हो गया और वो ट्रांसफ्यूजन फ्री है। उसको तो किडनी भी सिर्फ एक ही थी, उसको जन्म से सिर्फ एक ही किडनी थी और थैलेसीमिया था। कॉर्ड ट्रांसप्लांट बहुत कम हो रहे हैं इंडिया में, क्योंकि हमारे यहाँ पब्लिक कॉर्ड ब्लड बैंक का कंसेप्ट बहुत कम है और उसके कारण ज्यादातर लोगों को कॉर्ड के लिए मैचिंग स्टेम सेल्स नहीं मिलते हैं। थैलेसीमिया के लिए ये 2 मेथड भी अभी बहुत नए हैं, इसलिए अभी बहुत कम लोग इसको प्रयास कर रहे हैं। तो एप्लास्टिक एनीमिया जैसे बात हुई, 70% केसेस में या ज्यादा में इसमें क्योर होने की संभावना रहती है, और हमारा खुद का भी अनुभव ऐसा ही है कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं इसमें। थैलेसीमिया जैसे बात हुई, जितनी कम उम्र में हो सके वो बेहतर है। ट्रांसप्लांट आगे भी हमने देखा इंटेंसिव ट्रीटमेंट है। ये ऐसी ट्रीटमेंट नहीं है कि लाइटली की जा सके या कहीं भी कर सके। इसके लिए बहुत सारी सिस्टम्स और एक्सपीरियंस होना आवश्यक है। ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांट में आज की तारीख में 95 से 98% सेफ्टी है, और अच्छी चीज ये है
कि ट्रांसप्लांट डिस्चार्ज के बाद मिनिमम फॉलोअप, बहुत ही कम दवाइयाँ या टेस्ट की जरूरत रहती है। तो ये आउट ऑफ टाउन या आउट ऑफ कंट्री से जो पेशेंट आते हैं उनके लिए बहुत यूजफुल रहता है, जहाँ जहाँ भी संभव है जो रोग में। तो ये डिस्चार्ज के बाद अपने घर, अपने टाउन, अपने राज्य में वापस जा सकते हैं और उनको और बहुत ही मिनिमम मेहनत की बाद में जरूरत रहती है। एलोजेनिक अलग है, उसमें 80 से 90% सेफ्टी है और जो सेफ्टी रिजल्ट्स वगैरह डिपेंड करते हैं आपका क्या डायग्नोसिस है, क्या उम्र में ट्रांसप्लांट करवाते हैं, साथ में और क्या बीमारियां हैं, मैचिंग कितना है, आपकी फिटनेस कैसी है, बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। पर इम्पोर्टेंट ये है कि ये मानसिक तैयारी होनी जरूरी है कि बहुत महीनों तक ये फॉलोअप करना जरूरी है। मिनिमम 2 महीना, 2 से 3 महीना हॉस्पिटल के नजदीक में रहना जरूरी है। ट्रांसप्लांट डिस्चार्ज के बाद भी ऐसा नहीं है कि आप तुरंत घर जा सके। और अगर GVHD या ऐसे रिएक्शन होते हैं कुछ, तो बीच में एडमिट फिर से करने की जरूरत हो सकती है, बहुत लंबे फॉलोअप की आवश्यकता रह सकती है। मिनिमम 9 महीने से 1 साल दवाइयां चलती हैं और अगर कुछ रिएक्शन हुआ तो ये दवाइयां 2 साल या 5 साल तक भी चल सकती हैं। तो ये सब समझकर ट्रांसप्लांट में जाना जरूरी है। इसके जो रिस्क है उसमें इन्फेक्शन, ब्लीडिंग, बहुत रेयरली 5% से कम केस में ये शरीर के कुछ मुख्य भागों को, लिवर, किडनी या फेफड़ों को भी नुकसान कर सकती है। रिजेक्शन 5% जैसे केस में ट्रांसप्लांटेड सेल्स रिजेक्ट हो सकते हैं। इसका मतलब कि ये सेल्स जो हैं बॉडी उसको रिजेक्ट कर दे और ये बहुत ही रिस्की परिस्थिति हो सकती है। इसको एनग्राफ्टमेंट फेलियर भी बोलते हैं। ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिसीज जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, वो पूरे 6x6 मैच होने के बावजूद 10 में से 3 पेशेंट को ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिसीज हो सकता है। उसमें से 10-15 लोगों का ये बहुत सीवियर हो सकता है, 10-15% का, और बाकी का जनरली मैनेजेबल होता है, पर उसमें दवाइयां फिर ज्यादा लेनी पड़ती है। और जैसे आगे हमने देखा कि ट्रांसप्लांट हर एक पेशेंट को क्योर नहीं कर सकती है। कुछ केसेस में रोग ये सब मेहनत के बावजूद रेजिस्टेंट हो सकता है या वापस आ सकता है। तो ये पूरा जो हमने बात की उसका ये निचोड़ ये है, समरी ये है कि कुछ रोगों के लिए ये एक लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट है, ये एस्टैब्लिश्ड है, कुछ इसमें एक्सपेरिमेंटल नहीं है। पूरे दुनिया भर में ये ऑफर किया जाता है, जहां पर भी एक्सपर्टीज है ये सारे सेंटर में वर्ल्ड में ये हो सकता है। और क्योंकि ये एस्टैब्लिश्ड है, मेडिक्लेम वगैरह भी उसके पेमेंट करते हैं। और यूरोप अमेरिका की कंपैरिजन में हमारे यहाँ पर कॉस्ट 10वें भाग की 1/10 होने के कारण बहुत लोग अब अफ्रीका, यूरोप के भी कुछ भागों से और मिडल ईस्ट वगैरह से यहाँ पर ट्रांसप्लांट करवाने आते हैं इंडिया में। हमने खुद यहाँ पे लगभग 14-15 पेशेंट के ट्रांसप्लांट किए हैं जो कि आउट ऑफ कंट्री से आए हुए हैं। सेफ्टी ज्यादातर केस में ये सेफ है। और इम्पोर्टेंट है कि ऐसे अगर डायग्नोसिस कोई है तो शुरू में ही इसके बारे में एक बार इवेल्युएट किया जाए, एक बार समझ लें तो ये टाइमली हो सकता है। कई लोग बहुत सारे रिलैप्स के बाद, बहुत सारी कीमोथेरापी के बाद ट्रांसप्लांट जब करवाने आते हैं तो उनके सक्सेस के चांस कम होते हैं और उनके रिस्क बढ़ जाता है, कॉस्ट बढ़ जाती है। तो जितना जल्दी हो सके इवेल्युएशन हो तो फायदा ज्यादा रहता है। माइलोमा, लिम्फोमा, ल्यूकेमिया, माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम, हमने इसमें बहुत बात नहीं की, ये कम फ्रीक्वेंसी है ये रोग की, पर इसको ट्रांसप्लांट के अलावा और कोई रास्ते से क्योर नहीं किया जा सकता है। एप्लास्टिक एनीमिया और थैलेसीमिया।
ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांट जिसमें खुद के सेल्स लेके ट्रांसप्लांट किया जाता है, और एलोजेनिक जिसमें किसी और के सेल्स लेके ट्रांसप्लांट किया जाता है। और अब की जो रिसेंट एडवांसेस हैं उसके कारण से अब फैमिली में अगर सगे भाई बहन का मैच न हो तो भी ट्रांसप्लांट करने की संभावना अब बढ़ गई है। मैं मेरी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि जैसे अपने बात हुई, ये कोई एक पर्सन का काम नहीं है, इसमें बहुत सारे लोगों की जरूरत रहती है। ये भी जो है इसमें भी बहुत सारे लोगों के नाम मैं इंक्लूड नहीं कर सका हूँ, पर ये बहुत बड़ा टीम वर्क है और मैं ये सारे मेरे टीम मेंबर्स का आभारी हूँ जिनके कारण हम ट्रांसप्लांट के इतने अच्छे रिजल्ट पा सके। थैंक यू।